नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है जिसमें हम आपको कोरोना वायरस से जुड़ी हर खबर बताते हैं और ये भी बताते हैं कि कौन सी सच है और कौन सी महज अफवाह है। आज हम चर्चा करने वाले हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट के भारत आने के बाद क्या बूस्टर डोज को लेकर जो पूरा विवाद खड़ा हुआ है, जिसकी पक्ष में कुछ विशेषज्ञ हैं, कुछ नहीं है, आखिर उसका क्या होना चाहिए। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ेंगे। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर संदीप बुद्धिराजा जुड़ गए हैं जो कि ग्रुप मेडिकल डायरेक्टर हैं मैक्स हेल्थ केयर के। शुक्रिया डॉक्टर बुद्धिराजा हमसे बात करने के लिए। जो अब तक स्टैंड रहा है सरकार का वो ये कि बूस्टर डोज की ऐसी जरूरत है नहीं, लेकिन ऐसी बात भी कही जा रही है कि वैक्सीन जो है जिस अपने इस स्वरूप में है, जो उनका वर्तमान स्वरूप है, वो शायद ओमिक्रॉन के खिलाफ उतनी असरदार न भी हो। ऐसा डॉक्टर वी के पॉल ने भी एक कॉन्फ्रेंस में कहा है। आपसे जानना चाहेंगे आपकी बूस्टर डोज को लेकर इस वक्त क्या राय है। देखिए, अभी तक दुनिया के बहुत सारे देशों से जो इनिशियल न्यूज आ रही है, खासकर साउथ अफ्रीका से, मैक्सिमम जो ग्राउंड रिजल्ट्स हैं वो साउथ अफ्रीका के हैं। यूएस से भी आए हैं, यूके से भी आए हैं और बहुत और यूरोपियन कंट्री से आए हैं। और सबने ये चीज बड़ी क्लियरली दिखाया है कि कोई भी वैक्सीन है, चाहे वो mRNA वैक्सीन हो जो फाइजर की है या मोडर्ना की, चाहे वो वायरल जो कैरियर बेस्ड वैक्सीन हैं जैसे हमारे पास कोविशील्ड या ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को बोलते हैं, सबकी इफेक्टिवनेस ओमाइक्रॉन के अगेंस्ट काफी कम है एज कंपेयर टू इवन डेल्टा के अगेंस्ट भी। इनफैक्ट एक अभी रिसेंटली ये मेड आर्काइव्स में एक स्टडी आई है जो भी पीयर रिव्यू नहीं हुई है, साउथ अफ्रीकन स्टडी है, जिसमें क्लियरली ये बताया गया कि 40 टाइम्स कम प्रोटेक्शन है जो आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनती हैं वैक्सीन की वजह से, वो एंटीबॉडीज 40 टाइम्स कम प्रोटेक्शन दे रही हैं ओमाइक्रॉन स्ट्रेन के अगेंस्ट एज कंपेयर टू डेल्टा स्ट्रेन। तो ये सब देखते हुए इन स्टडीज ने नेक्स्ट फेज ये किया कि क्या हम इस इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं थर्ड डोज से। तो उसमें भी कई रिपोर्ट्स, जो इनिशियल रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनमें से एक यूके की बड़ी रिसेंट रिपोर्ट है जिसने कहा है कि थर्ड डोज देने के बाद अगले कुछ समय तक एटलीस्ट जो वैक्सीन की प्रोटेक्शन एफिकेसी है उसको हम बढ़ा के 70 से 75% कर सकते हैं। एंड ये हम बात कर रहे हैं सीवियर डिजीज को रोकने, हॉस्पिटलाइजेशन के लिए। बेसिकली हमें यह समझना है 2 डोजेस भी काफी है आपको सीवियर डिजीज से बचाने के लिए, लेकिन इन्फेक्शन से बचाने के लिए प्रोटेक्शन रेट बहुत कम होके गिर जाता है 30% पे। सो फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही है कि सबको 2 वैक्सीन मिलनी चाहिए ताकि एटलीस्ट सीवियर डिजीज हॉस्पिटलाइजेशन से बच सके। और उसके बाद सरकारों को ये डिबेट और डिस्कशन जरूर करना चाहिए कि थर्ड डोज हम अपने देश में लगवा सकते हैं कि नहीं, बट डेफिनेटली उसका बेनिफिट है और होगा आगे जाके। जी, वहीं पर कुछ स्टडीज ऐसी आ रही हैं। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर नरेश त्रेहन भी जुड़ गए हैं जो कि चेयरमैन है और मैनेजिंग डायरेक्टर है मेदांता मेडिसिटी के। डॉक्टर त्रेहन, आप तक आवाज आ रही है हमारी? हाँ, आ रही है। हाँ, तो डॉक्टर त्रेहन यही जानना चाहेंगे कि आपकी राय बूस्टर डोज को लेकर क्या है, क्योंकि अब जो स्वास्थ्य मंत्रालय के सोर्सेज भी कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आप तीसरी डोज की चिंता ना कीजिए, ये 2 डोज पहले ज्यादा जरूरी है। और डेटा आप तक जो दिखा रहा है वो आपके राय में क्या कहता है? देखो, ऐसा है कि एक तो ये डिस्कवरी हुई है कि ये जो नया वेरिएंट मिला है जिससे हम सबको ये पता नहीं लग रहा कि इसकी एक्चुअली क्या रूपरेखा होगी। ये जरूर पता है कि इसकी जो रूप अब अपनाया है जिससे हमें 50 वेरिएंट्स उसमें मिली है, इससे सारे दुनिया में यही स्टडी हो रही है कि इसको 3 पहलू हैं इसके, कि जिनको वैक्सीन 2 डोज लग चुके हैं उनको कितनी प्रोटेक्शन होगी, दूसरा जिनको कोविड हो गया है और 2 डोज लगे उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तीसरा जो अनवैक्सीनेटेड है उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अब जो हम हर एक अगर जो अपनी पॉपुलेशन को डिवाइड करेंगे तो जिनको 2 डोज लग चुके हैं उनको आज तक जाहिर है कि उनपे ऊपर मोस्ट लाइकली माइल्ड अटैक होगा। ऑल्सो जिनको कोविड हो चुका है और 2 डोज लगे हैं उनको भी माइल्ड अटैक होगा। उसमें से ये प्रोटेक्शन समझी जा रही है आज के दिन। जो साउथ अफ्रीका से डेटा आ रहा है अभी कि जो अनप्रोटेक्टेड है, जिनको वैक्सीन नहीं लगी है,
मोस्टली वही लोग हैं जो उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ रही है और वही लोग हैं जिनमें डेथ्स भी हो रही है। यूके का डेटा भी यही बता रहा है कि इससे जिनको दो डोज लगे हुए थे उनको भी पार्शियल प्रोटेक्शन है, बट जिस तरीके से नंबर्स बढ़ रहे हैं हम सबको एक ही डर है कि ये जो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं इसका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है हमारे पास, अभी स्टडीज पूरी अभी अवेलेबल नहीं है। इसीलिए हमें बहुत सतर्क रहना है कि क्या क्या एडवाइजरीज हमें देनी है पब्लिक को। सिर्फ ये कहना है कि देखो आज के दिन लोग काफी थक चुके हैं मास्क पहन के। तब तक तो ठीक था कि अब पिछले 2-3 महीनों से लोगों ने रिलैक्स कर लिया, और शादियां भी होने लगी, बड़ी गैदरिंग्स भी होने लगी और हमने ये देखा कि कोई ज्यादा फैलाव नहीं हुआ। पर जो ये नया ओमिक्रॉन आया है जो ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारी कंट्री में, जिसका R0 फैक्टर हमें पता है कि जो पिछली डेल्टा वेव आई थी उससे डबल से ट्रिपल है, तो हमें इस टाइम बहुत कॉशियस होना पड़ेगा। दैट मीन्स कि हमें अपनी जो पहले कोविड बिहेवियर की 3 चीजें थी, जो मास्किंग, डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन वगैरह थी, उसको फिर से अपनाना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए, जब तक पता लगे कि इस वायरस का क्या बिहेवियर। बिल्कुल, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉपुलेशन इतनी बड़ी है कि अगर जो ये फैलना शुरू हुआ और हमारे हेल्थ केयर बर्डन पे और फाइनेंशियल सिस्टम के बर्डन पर इतना बर्डन पड़ेगा कि हमें झेलना मुश्किल हो जाएगा, बेकाबू हो इसीलिए वेरी क्लियर मास्किंग करें, बाहर अपनी पार्टीज की साइज बिल्कुल रिड्यूस कर दे, डिस्टेंसिंग हो, ओपन एयर में हो तो बेहतर है, जो भी चीजें आप ओपन एयर में कर सकते हो, और कहीं भी क्राउडेड जगह जाएंगे, बाहर जाएंगे, मास्क जरूर पहन के जाएं जब तक ये पक्का पता न लगे कि हम कहाँ हैं। बिल्कुल। डॉक्टर बुद्धि राजा, कुछ जो इनिशियल स्टडीज आई हैं, लेकिन इसमें हमें यह भी देखना होगा कि ये वैक्सीन कंपनियों की, दवाई कंपनियों की जो अपनी स्टडीज हैं वो शुरुआती दौर में कह रहे हैं कि भाई 3rd डोज अगर है, जैसे एस्ट्राजेनेका कहता है 70 से 75% मिल जाती है, फाइजर भी अपनी तरफ से यही कह रहा है, फाइजर बायोएनटेक, बट लेकिन इनको रिव्यू करना और साथ ही में इन पर भी नजर रखना अहम हो जाता है। तो ऐसी इनिशियल स्टडीज पर अभी हम कितना नजर डालें? देखिए, मैं पूरी तरह आपसे सहमत हूं कि अभी फाइनल रिजल्ट्स किसी भी स्टडी के नहीं आए हैं। जो हमने कुछ फिगर्स पढ़े हैं या कोट भी किए हैं तो वो अभी नॉन पीयर रिव्यूड आर्टिकल्स हैं जो मेड आर्काइव्स या पब्लिक स्पेस में पब्लिश हुए हैं। लेकिन एक तरह का बेसिक कंसेंसस इन सब इनिशियल रिजल्ट से ये जरूर आ रहा है कि इम्यून एस्केप फिनोमिना तो है। दैट मीन्स वैक्सीन की जो है प्रोटेक्शन ओमाइक्रॉन के स्ट्रेन के लिए कम है विज़ावी जो प्रीवियस स्ट्रेन्स थे, तो ये तो क्लियर है। अब कितना है वो हर वैक्सीन अपना डिफरेंट करेंगे। कुछ हो सकता है बताएं कि जी हमारी ज्यादा इफेक्टिव है, हमारी कम है। इंडिया में भी आईसीएमआर ने कहा है कि कोवैक्सीन हो सकता है सबसे इफेक्टिव वैक्सीन निकले इस पूरे ओमाइक्रॉन के चक्कर में, लेकिन उसकी भी अभी कोई हमारे पास कंक्रीट डाटा अभी नहीं आया। तो बिल्कुल अगले कुछ हफ्ते अभी लगेंगे ये डाटा आने में कि कौन सी वैक्सीन कितनी इफेक्टिव है 2 डोजेस में। बट ये बात एक पूरा कंसेंसस है कि जो 2 डोज वैक्सीन हैं ये आपकी बीमारी को, सिवियर बीमारी को बचाएंगे होने से, हॉस्पिटलाइजेशन से आपको बचाएंगे और डेथ्स से बचाएंगे। तो जो हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 है, जिस देश में हमारा एडिक्वेट वैक्सीनेशन स्टेटस पूरा हो गया है वहां पे हम 3rd डोज की बात करें, या अगर हमारे पास एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वैक्सीनेशन है तो एक हम प्रोबेबली फ्लेक्सिबिलिटी दे सकते हैं कि भाई आपके हाई रिस्क इंडिविजुअल्स हैं, हेल्थ केयर हैं, एल्डरलीज हैं जी, कोमॉर्बिडिटीज वाले लोग हैं, तो उस सेक्टर में हम 3rd डोज ओपन कर दें कॉशियस वे में, तो वो चीजें सेंस बनती है उसकी। बट ध्यान हमें ये देना है कि ये स्ट्रेन, जैसे डॉक्टर त्रेहान भी कह रहे थे कि इसका R0 फैक्टर बहुत हाई है, ये डबलिंग 2 दिन में डबल हो रहा है। तो इसका मतलब ये अगर ये फैलेगा तो ये बहुत रैपिडली फैलेगा और एक मैसिव वेव कॉज करेगा जी। बट डिजीज माइल्ड होगी। बट उसमें देखना यह है कि अगर इतनी स्पीड से फैलता है तो फिर भी एक ससेप्टेबल पॉपुलेशन, रिस्क पॉपुलेशन होगी जिसको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी, और वो इतने छोटे टाइम में इतने सारे लोगों को हॉस्पिटलाइज करने में हेल्थ केयर सर्विसेज को की ओवरबर्डनिंग होगी। तो आई थिंक सतर्क रहना, प्रिपेयर्ड रहना बहुत जरूरी है, और बाकी जो जैसे जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज अनाउंस करेंगी वो हमें अडॉप्ट करनी है।
जी डॉक्टर त्रेहन, जो हमारे देश का पॉपुलेशन लेवल की इम्यूनिटी है जो हमें शायद एक सेकंड डोज से भी मिली होगी, वो आप उसको किस तरीके से आंकते हैं ओमिक्रॉन से निपटने के लिए? कि मान लीजिए किसी ने एक डोज भी ली, एक्सपोजर भी हुआ है, तो किस तरह की इस वक्त हमारी जनसंख्या के अंदर एक इम्यूनिटी होगी? तो एक बात मैं पूरी स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम सब एक्सपर्ट्स टीवी पे जाके आपस में भी चर्चा करते हैं। हमें एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है इस चर्चा में। क्यों? कि ओमिक्रॉन का एक्चुअल बिहेवियर क्या होगा अभी क्लियर नहीं है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर बुद्धिराज ने भी बोला कि हम जो है अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स को पढ़ के जो हम डेटा गैदर कर रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड, उसी बेसिस पे हम आपसे संपर्क कर रहे हैं इस बात पे। तो ये हमें देखना है कि हमारे देश में जो नेचुरल इम्यूनिटी हुई थी, जो जैसे हमारा सर्वे हुआ था फॉर एंटीबॉडी सर्वे, उसमें भी बहुत हाई परसेंटेज लोगों को में हाई एंटीबॉडीज पाई गई थी। वो सीरो सर्वे के हिसाब से तो काफी सारे लोगों को इम्यूनिटी हुई, उसके ऊपर 2 डोज भी लगे हैं। और अब ये प्रॉब्लम है, जैसे हम लोग जो हैं, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ वर्कर्स हैं, हमें सेकंड डोज लगा था फरवरी में, और ज्यादातर देखा जा रहा है कि वो इम्यूनिटी आज तक 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने हो गए, वो अभी तक है कि नहीं है। तो ये जरूरी है कि जब हमें गवर्नमेंट में चर्चा चल भी रही है इस बात पे, एक्सपर्ट्स कमेटी की भी यही चर्चा चल रही है कि अगर जो इम्यूनिटी कम हो रही है तो, और हमारे पास वैक्सीन सप्लाई इतनी है कि हम सेकंड डोज को कंप्लीट कर लेंगे हिंदुस्तान में, तो बूस्टर का प्रोग्राम शुरू कर दिया जाए हिंदुस्तान में भी, क्योंकि जैसे अमेरिका, यूरोप और यूके में शुरू हो गया। ये उस पर निर्भर होगा कि हमारे पास कितनी वैक्सीन सप्लाई है। आज के दिन लगता है कि काफी सप्लाई है, और कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि काफी सारी वैक्सीन जो है वो जनवरी में एक्सपायर हो जाएगी। अगर जो ऐसा है तो इसका अंदाजा लगा के हमें भी बूस्टर प्रोग्राम जारी करना चाहिए। और उसकी, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बोला कि हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स एंड एल्डरली एंड कोमॉर्बिड पेशेंट्स, दे शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी, लाइक वी डिड, जैसे हमने पहले बार भी ऐसे ही किया था, पहली जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ था। तो ये मेथोडोलॉजी सब है, पर इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कितनी विगरसली हम डिटेक्शन और ट्रेसिंग करें। जैसे जैसे हमने देखा है कि एयरपोर्ट्स पे काफी सख्ती हो रही है, और जिसको पॉजिटिव पाया जा रहा है, दिल्ली एयरपोर्ट पे तो एटलीस्ट बहुत अच्छा सिस्टम है कि उनको भेज दिया जाए डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स में। मैं आपको एक वाकया भी बताना चाहता हूं कि कितनी ये सतर्क है हमारी अथॉरिटीज, कि एक बंदे को जिसको भेजा गया था LNJP में, वो वहां से भाग के बिना बताए हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हो गया कि भी मुझे कोविड है, तो उसको एडमिट कर लिया। 2 घंटे बाद पुलिस आ गई दिल्ली से कि ये बंदा जो है, ये जाना था उसको, वहां गया नहीं, इसको ट्रेस करके वो यहां ले गए। तो सर्वेलेंस सख्त है। हाँ, ये मैं कहता हूं, अगर जो उसको मेंटेन करेंगे आने वाले 4-6 हफ्ते में, तो बहुत उम्मीद है मुझे कि हमारे रेगुलेशंस इतने टफ हो कि हम अपने आप को बचा लें। क्योंकि जितना भी माइल्ड होगा, इसका मतलब 2-2 हफ्ते लोगों को आइसोलेट करना पड़ेगा। माइल्ड होगा, नहीं होगा, उनमें से कुछ परसेंटेज तो बीमार होंगे ही होंगे, और कुछ परसेंटेज की आईसीयू में भी जाएंगे, डेथ भी होगी। पर हमें अगर जो हम उसको एक्चुअली कंटेन कर सकते हैं, तो यही मौका है, क्योंकि अभी इतनी रिपोर्ट्स नहीं आई है कि वो सारी कंट्री में बहुत ज्यादा फैल गया। तो ये बहुत जरूरी है हमारे को अमल करना। जी, शुक्रिया। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बड़ी बात यही है कि बूस्टर के बारे में चिंता सरकार कर रही है, इस पर चिंतन भी कर रही है, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि आप अपनी दोनों डोज लें।